हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कैरियर स्केल अप। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप प्रैक्टिस सेट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज ऑफ प्रीवियस ईयर्स जरूर लगा रहे होंगे और अपने आप को एनालाइज भी कर रहे होंगे कि हम कहाँ कमज़ोर हैं और कहाँ मजबूत हैं, कहाँ हमारी वीकनेसेस हैं और कहाँ हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। अपनी वीकनेस पे ज़रूर काम करना। अभी दिन है, 20-22 दिन बचे हुए हैं, तो अभी भी कर सकते हो, स्टिल टाइम देयर। अगर आप कहीं बहुत कमज़ोर है तो वहाँ पे ज़रूर काम कर लें ताकि एटलीस्ट एक मिडल उसमें पहुँच जाएँ। और जो स्ट्रेंथ्स हैं, जहाँ पे अच्छे हैं, वहाँ पे उन्हें देखते ज़रूर हैं, उससे वो बने रहेंगे। तो हम पॉलिटी हमने पहले पकड़ा था जीएस वाले पोर्शन में, क्योंकि पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और पॉलिटी में हम पार्ट 4 तक कर चुके हैं। उसके बाद हम एक्ट्स कर रहे हैं, जो मूल विधि वाले पोर्शन में एक्ट्स हैं, तो हम लगभग 5 से 6 एक्ट अब तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो देखते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। और ये पास कब हुआ? ये पास हुआ था 20 मई 1961 को, 20 मई 1961। तो डेट जरूर याद रख लें। अपने पास सजेशंस ज़्यादातर आ रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज इक्वली यूज करो, तो हिंदी में इक्वली यूज करूंगा। बाइलिंगुअल होगी, बोलता तो हूँ ही, हिंदी काफ़ी ज़्यादा बोलता हूँ, बट लिखने में भी हिंदी का यूसेज इक्वल होगा, तो वो परेशानी नहीं रहेगी आगे से। तो हमने डिस्कस किया था कि एक्ट का, किसी भी एक्ट का आर्टिकल 1 जो होता है, सेक्शन 1 जो होता है, उसमें क्या देते हैं? सेक्शन 1 में बोलते हैं इसका एक्ट का नाम क्या होगा। पहली बात तो नाम, टाइटल। दूसरा देते हैं कि इसका विस्तार क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा। तीसरा देते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये कब से लागू होगा। तो ये एक्ट है तो पूरे इंडिया पे लागू है। सेक्शन 2 में देते हैं डेफिनेशंस। तो सेक्शन 2 देख लेते हैं। सेक्शन 2, उसमें क्या देते हैं? डेफिनेशन, परिभाषा। किसकी परिभाषा दे रखी है? डाउरी या दहेज। दहेज किसको बोला गया है? डाउरी की डेफिनेशन दी है। डाउरी की डेफिनेशन क्या दी है? एनी प्रॉपर्टी प्लस वैल्यूएबल सिक्योरिटी। भाई इतना याद रख लें, कोई भी प्रॉपर्टी, हमारी कोई संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति, एनी प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, कोई संपत्ति या वैल्यूएबल मूल्यवान प्रतिभूति काफी या मूल्यवान प्रतिभूति। प्रतिभूति क्या होता है? प्रतिभूति कहते हैं सिक्योरिटी, कोलेट्रल, जैसे गोल्ड हो गया या आपके खेत हो गए या कुछ भी चीज, कोई भी वैल्यूएबल चीज इन लिeu ऑफ मनी या किसी सिक्योरिटी के लिए रख दें कि हमारी सुरक्षा, मतलब बदले में कोई चीज रख दें। सिक्योरिटी बेसिकली उसका मतलब ये है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जिसकी एक वैल्यू हो, मूल्यवान प्रतिभूति। दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर, फील्ड्स या एनी अदर थिंग। पेपर हो सकते हैं, कुछ दस्तावेज हो सकते हैं कि हमारे घर के कागज ले लो, इस तरह का। मतलब कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी इस तरह से रखती हो वो, या एनी प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं दहेज। इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है या एग्जेम्पशन है दहेज की डेफिनेशन से, वो है डॉवर या मेहर। क्या बोलते हैं? मेहर। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अपवाद या एग्जेम्पशन, जो भी आप बोलना चाहें, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत में बोला गया मेहर। शादी के दिन वाइफ को जो देते हैं उसे मेहर बोलते हैं। ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत में बोला है मेहर। मुस्लिम पर्सनल लॉ में शरीयत में जो बोला है उसे मेहर बोलते हैं।
और मेहर को डाउरी की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। तो केवल इतना याद रखना कि डाउरी की डेफिनेशन में कोई भी संपत्ति है प्लस कोई भी प्रतिभूति है, बट डावर या मेहर नहीं है, मेहर इसकी डेफिनेशन में नहीं है, इतना याद रखना। ये सेक्शन 2 है। इसके बाद इसमें पेनल्टी क्लॉज हैं कि अगर आप दहेज ले रहे हो, दे रहे हो या दहेज मांग रहे हो, इस तरह की क्लॉज हैं। तो सेक्शन 3 में क्या है, पेनल्टी फॉर टेकिंग और गिविंग डाउरी, दहेज लेने या देने के लिए पेनल्टी, दंड। दहेज लेने या देने के लिए दंड। अगर आप दहेज दे रहे हैं या दहेज ले रहे हैं तो उसके लिए दंड के प्रोविजन है। वो क्या है इसमें, दहेज लेने या देने के लिए क्या दंड है, मिनिमम, मिनिमम तो आप सब जानते हो कि मिनिमम मीन्स कम से कम, मिनिमम 5 साल की सजा प्लस 15,000 रुपीज, 15,000 रुपये, या पैसे के फॉर्म में, या अमाउंट ऑफ डाउरी, जो डाउरी अमाउंट है, दहेज राशि। दोनों में से जो ज्यादा है, 15,000 रुपये या दहेज राशि, दोनों में से जो ज्यादा, ज्यादा वाला, जो ज्यादा होगा वो लेंगे। क्या है दंड, मिनिमम 5 साल या 15,000 रुपये या दहेज राशि, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा, 15,000 और इसमें से जो ज्यादा होगा, इसमें से जो भी ज्यादा होगा उसे बोलेंगे कि ये अमाउंट लिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 10,000 रुपये दहेज के थे तो आपको 15,000 रुपये देने हैं, मिनिमम 15,000 है। 50,000 थे तो 50,000 देने हैं, अगर 15 से नीचे हैं तो 15 देने हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो सेक्शन 3 में केवल ये है। और ये है कौन, किस आदमी को कर सकते हैं, ये बोल रखा है एनी पर्सन, कोई भी आदमी हो। वो एनी पर्सन में कौन हो सकते हैं, कोई भी आदमी, दहेज लेने वाला, देने वाला या सहायता करने वाला। कोई भी हो सकता है, दहेज लेने वाला भी हो सकता है वो आदमी, मतलब गिवर टेकर, जो गिव है या टेक है, या फिर अबेट। दहेज लेने वाला मतलब टेक या गिव या अबेट, मतलब उसमें हेल्प भी कर रहा है अगर कोई, तो उसको भी हो सकती है ये पेनल्टी। तो आर्टिकल सेक्शन 3 ये है। सेक्शन 4 क्या है, सेक्शन 4 बोल रहा है पेनल्टी फॉर डिमांड, अगर केवल डिमांड की है, पेनल्टी फॉर डिमांड ऑफ डाउरी, दहेज की मांग के लिए, दहेज की मांग के लिए दंड। दहेज की मांग के लिए, ये केवल डिमांड के लिए है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो हमने दहेज लिया या दिया है, यहाँ पे क्या है, दहेज लिया या दिया है, बट यहाँ पे केवल मांग चल रही है, अभी डिमांड चल रही है, तो उसके लिए भी दंड है। उसके लिए क्या है दंड, पेनल्टी क्या है, यहीं पे लिख देते हैं। क्या है पेनल्टी, कम से कम 6 महीना मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल, और मॉनेटरी टर्म्स में 10,000 रुपये हैं। तो आपको 10,000 रुपये और 6 महीने से 2 साल की, 2 साल, ईयर, 2 ईयर। 6M मतलब 6 महीने, 2Y 2 साल, 10,000 प्लस 10,000, दोनों भी कर सकते हैं या कोई एक कर सकते हैं। तो ये है सेक्शन 4 में पेनल्टी का प्रोविजन। अभी देखते हैं सेक्शन 4A।
इसमें केवल 10 सेक्शन है, 10 में से 8 तक पढ़ रहे हैं हमें, तो 5-7 मिनट और। सेक्शन 4A, सेक्शन 4A में बोल रहा बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, मतलब प्रचार पर बंध या प्रतिबंध। क्या है? प्रचार पर प्रतिबंध। आप किसी अखबार में, टीवी में या न्यूज़पेपर में इस तरह नहीं निकलवा सकते कि मेरे बच्चे के नाम या बेटा या बेटी के नाम इतनी प्रॉपर्टी है या संपत्ति है और उसकी शादी के साथ उसकी होगी वो। इस तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट किसी भी फॉर्म में नहीं करा सकते हैं। वो है 4A, सेक्शन 4A में इस तरह का कि आपके एडवर्टाइजमेंट में इस तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी में शेयर क्या है और वो उसकी शादी के साथ ट्रांसफर होगा, इस तरह की बातें नहीं छपवा सकते हो। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक लिख रखा है कि एग्रीमेंट, अगर दहेज को लेके कोई ये हुआ है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई सहमति पत्र जैसा बनाया है, सहमति दस्तावेज, तो वो मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, वो वॉइड होगा। अगर सहमति दस्तावेज बनाया कोई तो वो मान्य नहीं है। सेक्शन 5 ये बोलता है कि आपने एक एग्रीमेंट बना लिया कि नहीं हमको इतना चाहिए दहेज या इतना देना ही है, तो वो वॉइड नहीं है। सेक्शन 6 में क्या है? सेक्शन 6 में है डाउरी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ या हायर, उसका जो भी हायर होगा। डाउरी या तो अगर दी है कोई तो या तो वो वाइफ के लिए होगी या उसके उत्तराधिकारी लीगल हायर के लिए। मतलब दहेज, दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर देना के लिए होगा, के फायदे के लिए या के फायदे के लिए। दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारी के फायदे के लिए होगा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई दहेज दिया गया है तो उसको वाइफ को ट्रांसफर कर देना है। कितने पीरियड में? 3 महीने में। शादी से पहले अगर दिया है तो शादी के बाद 3 महीने में, शादी के बाद दिया है तो जिस डेट को मिला उसके 3 महीने में। और मान लो माइनर था, मतलब माइनर थे, बच्चे थे उस टाइम जब शादी हो गई, तो जब 18 साल की एज हो जाए उसके बाद, 18 साल की एज के विद इन 3 मंथ, तो है तीनों केस में 3 महीने ही लिख लेते हैं। अगर शादी से पहले मिला है गिफ्ट या दहेज से शादी से पहले मिला है, जो भी डाउरी का वो था, शादी से पहले मिला है तो कब दे देना उसको? शादी के दिन से 3 महीने में। नंबर 1। नंबर 2 क्या बोलते हैं? अगर शादी के बाद है, शादी के बाद अगर है तो जिस दिन मिला, जिस दिन मिला, जिस दिन प्राप्त हुआ उससे 3 महीने बाद, उसके 3 महीने के भीतर, मतलब 3 महीने में, उससे 3 महीने में। अगर माइनर था, बच्चा था, बच्चा था तो क्या है? बचपन में शादी होगी, मतलब बच्चे की शादी होगी, तो 18 साल की एज, 18 ईयर्स की एज जिस दिन हो जाए उससे 3 महीने में। कुल मिला के 3 महीने याद रखा। हर एक कट ऑफ के 3 महीने में। शादी से पहले है तो डेडलाइन होगी शादी, शादी के 3 महीने में। शादी के बाद मिला तो जिस दिन मिला उससे 3 महीने में। और अगर बच्चा था तभी शादी होगी, बचपन में शादी होगी, तो 18 ईयर्स की एज जब अटेन कर लेंगे, जब 18 साल की उम्र हो जाएगी, उसके विद इन 3 मंथ्स। तो ये है सेक्शन 6। सेक्शन 7 क्या है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, अपराधों का
संज्ञान कि किस तरह कोर्ट कॉग्निजेंस कर सकती है। कॉग्निजेंस किस तरह ले सकती है, या तो किसी पुलिस पुलिस ऑफिसर की कंप्लेन पे ले सकते हैं, या जो विक्टिम है उसकी कंप्लेन पे ले सकते हैं, या कोर्ट सुओ मोटो भी ले सकती है, किसी भी तरह संज्ञान ले सकती है। सेक्शन 8 में क्या है, सेक्शन 8 में कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो नॉन कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऐसा है कि कंपाउंडेबल बोलते हैं जो छोटे मोटे ऑफेंस हुए हैं तो उनको मतलब समझौता किया जा सकता है, क्षम्य अपराध एक तरह से उन्हें क्षमा किया जा सकता है, छोटे मोटे हैं, पेनल्टी भर दी, काम खत्म हुआ। नॉन कंपाउंडेबल ऐसे ऑफेंस हैं, जनरली जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। कॉग्निजेबल मीन संज्ञेय, उनकी जघन्य अपराध, मतलब उनका जो ग्रेविटी है वो ज्यादा होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। ऑफेंस को दो पार्ट में बांटा, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल जो ऑफेंस हैं वो जनरली कोर्ट ऑफ लॉ में ही सेटल होते हैं, वो आपस में समझौते के थ्रू नहीं होते हैं, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आपस में सहमति के साथ वो मतलब समाप्त किए जा सकते हैं, कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 8 में है इसके में ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल प्लस बेलेबल प्लस नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल मतलब कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय जिसका संज्ञान लिया हो या जो है जानकारी में। बेलेबल मतलब जमानती, जमानत हो सकती है, प्लस नॉन कंपाउंडेबल है मतलब अक्षम्य है या जिसमें समझौता नहीं हो सकता, मतलब वो ट्रायल चलेगा उसके बाद ही फाइनल होगा, जिसमें समझौता ना हो, ऐसे को बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल। समझौता ना हो, उसमें समझौता नहीं हो सकता, कोर्ट को ट्रायल लेना है, दोनों के विटनेस चेक करने हैं, उसके बाद ही वो किसी डिसीजन पहुंचेंगे। सेक्शन 8A में है बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे हम पढ़ रहे थे पीछे भी किसी एक्ट में, बर्डन ऑफ प्रूफ कि कुछ सर्टेन केसेस में सिद्ध करने का दबाव, सिद्ध करने की जिम्मेदारी, जैसे हमें पॉक्सो एक्ट में पढ़ा था कि वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई ऑन ये ऑफेंडर जिसने या क्या बोलते हैं अक्यूज, जिस पे आरोप लगाया उसको सिद्ध करना है कि मैं दोषी नहीं हूं। तो इसी में बर्डन ऑफ प्रूफ 8A में है, और 8B में दे रखा है ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे, ऑफिसर्स फॉर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन बाई किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट। क्या है, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा डाउरी दहेज प्रतिषेध के लिए ऑफिसर की नियुक्ति, ऑफिसर की नियुक्ति। तो यहाँ पे एक्ट खत्म होता है, बस इतना ही है। 9 में रूल मेकिंग पावर है और 10 में भी रूल मेकिंग पावर है, तो काफी छोटा सा एक्ट है, 8 सेक्शन है। 10 मिनट अगर एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कर सकते हो। मेजरली चांसेस होंगे पेनल्टी वाले क्लॉज पूछ सकते हैं कि अगर दहेज लिया है या दिया है तो मिनिमम पेनल्टी कितनी है, 5 साल की सजा, अमाउंट में कितनी है, 15,000 रुपए, या जो दहेज राशि है उन दोनों में से जो ज्यादा हो। इसी तरह मांग पे कितना है, और दहेज की डेफिनेशन में मेहर है या नहीं है, तो वो खाली एक एक्सेप्शन था। एडवर्टाइजमेंट आप करा सकते हो क्या, बच्चे के साथ कितनी संपत्ति जाएगी, वो नहीं करा सकते हैं। और जो राशि है दहेज की, वो अगर मिली है तो वो वाइफ को या उसके हायर को, उत्तराधिकारी को दे देनी है। कब दे देनी है, 3 महीने में। शादी से पहले है तो शादी के 3 महीने में, शादी के बाद है तो जिस दिन मिली वो राशि उससे 3 महीने में। और अगर माइनर थे, बचपन में शादी हो गई है, तो जिस दिन 18 ईयर्स की एज अटेन कर लेते हैं, 18 साल की उम्र हो जाती है, उसके 3 महीने में। और 7 में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और 8 में कुछ दिए हुए हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। 8B में ऑफिसर्स, कौन ऑफिसर्स डील करेंगे,
तो बहुत छोटा सा एक्ट है, एक बार ज़रूर देख लें, हो जाएगा, 15 मिनट का काम है, एक दो बार फिर खाली नज़र मारनी होती है। तो आई होप कि यू लाइक द सेशन। कमेंट जरूर करें, आज मैंने हिंदी काफ़ी यूज करी है, तो इतने से काम चल जाएगा, इससे आगे आगे ज़्यादा करनी है तो वो भी ज़रूर लिख दें, अगर ज़्यादा भी डालनी है तो मैं ज़्यादा, वैसे अभी लगभग कंप्लीट की है, पूरी की है। तो आई होप यू लाइक द सेशन, प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that others can also attain या take benefit. So thank you.